Hey everyone, welcome to Advut Baz. This is Palak Rakyani, your English educator. Dear class 10 students, hope you all are doing absolutely amazing. सब बहुत ही बढ़िया होंगे एंड बिल्कुल रेडी हैं आज के इस मज़ेदार सेशन के लिए कि इसमें हम शुरुआत करेंगे हमारी एक ब्रांड न्यू पोम की जो बुक्स है आपकी फर्स्ट फ्लाइट उसकी पोम फायर एंड आइस का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम इस पूरे वीडियो में। फायर और आइस, अब बोलोगे मैम आग और पानी, यानी एक और नया कॉन्सेप्ट, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो है, तो बिल्कुल सही समझ रहे हो। ये पोम जो है हमारे अगेन वही फेवरेट कवि जो है, फेवरेट पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। तो जैसे ही मैंने रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नाम लिया, ईच वन ऑफ यू नो दैट बहुत ही सिंपल एंड स्वीट पोम होने वाली है, लंबी पोम नहीं है, मात्र 2 स्टैंजा में ये पोम खत्म है। सिंपल येट सिग्निफिकेंट, यानी बातें ये कहते हैं सिंपल सी, लेकिन उसका इम्पैक्ट, उसका मूल अर्थ बहुत ही शानदार होता है। तो आइए फटाफट से शुरुआत करते हैं हम हमारे एक्सप्लेनेशन की। एंड उससे पहले एवरीवन नोज, सबको पता है कि हमने क्या डील करी थी भाई। हमारी डील हुई है वर्ड ऑफ द डे की, यानी हर सेशन में हम कोशिश करते हैं एक नया वर्ड लाएं। तो आपके लिए आज का वर्ड ऑफ द डे इज वेरी इंटरेस्टिंग। What is the word of the day? The word is, I hope आपने ये वर्ड शायद कभी ना कभी कहीं ना कहीं देखा होगा। The word is nostalgia। क्या है ये शब्द? शब्द is nostalgia। उम्मीद करती हूँ आपने कभी ना कभी इस वर्ड को कहीं देखा होगा ना। बोलो मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ nostalgia? इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं? तो nostalgia के काफी अलग अलग मतलब होते हैं, लेकिन इसका मेन अर्थ जब मैं कहूँ ना तो उदास होना है, एक उदासी है। अच्छा, ये उदासी क्यों है? क्योंकि जब हम अपने बीते हुए वक्त को याद करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप क्लास 10th में आ गए हो, आप वो बचपन के दिन याद करते हो जब हम फर्स्ट सेकंड क्लास में होते थे, बहुत चिल था, जीवन में कोई टेंशन नहीं है। अभी तो खैर इतना ज़्यादा बोझ है, ये पढ़ना है वो पढ़ना है, बोर्ड्स क्लियर करने हैं, लाइफ में सब्जेक्ट क्या चूज़ करना है, आगे बहुत सारी टेंशन है। तो हम क्या होता है, बचपन की यादें कि वो जो हम हैं हंसते खेलते कूदते थे, बारिश में खेलते थे, है ना, मिट्टी में जो है कुछ ना कुछ किले बनाते थे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम कैसा है, नॉस्टैल्जिया यानी बीती हुई यादों को याद करके हल्का सा उदास होना। सो फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकती हूँ, कोई मुझसे पूछेगा कि तुम कैसा फील कर रहे हो, आई एम फीलिंग नॉस्टैल्जिक, यानी हो सकता है मैंने अपने जो है पुराने घर की एक गली देख ली है ना, जब हम पहले जहाँ रहते थे वहाँ की अगर मैं गलियों में गई तो मैं कैसा फील करूँगी, आई विल फील नॉस्टैल्जिक, यानी मैं बीती हुई यादें एकदम नहीं, फ्लैशबैक चलने लगता है। सो व्हाट इज द मीनिंग, आप समझ गए क्लियरली। नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है बेसिकली उदासी। क्यों? क्योंकि बीते हुए वक्त को हम याद कर रहे हैं, बीते हुए वक्त को याद करते हुए, बीते हुए वक्त को याद करते हुए जो उदासी आती है, राइट, दैट इज बेसिकली नॉस्टैल्जिया। क्लियर है? तो नेक्स्ट टाइम अगर कभी भी आपको लगता है कि आप बचपन की कोई यादें या पहले के अपने दोस्तों के साथ बिताए हुए दिन याद कर रहे हैं या मम्मी पापा के साथ, तो आप कैसे बता सकते हो, नॉस्टैल्जिया वर्ड का यूज करते हुए, दैट आई एम फीलिंग नॉस्टैल्जिक। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये रहा, मतलब इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं बहुत सैड फील कर रही हूँ, मैं बहुत याद आ रही है मुझे, है ना, आई एम रिमेंबरिंग द ओल्ड टाइम्स, तो रिमेंबर की जगह आप क्या कह सकते हो, आई एम फीलिंग नॉस्टैल्जिक और आई एम इन नॉस्टैल्जिया। इज इट क्लियर? वर्ड ऑफ द डे नोटेड है, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। तो अब हम फाइनली शुरुआत करते हैं हमारी इस प्यारी सी पोम की। अब पोम जो है मैं आपको बताती हूँ, ये जो पोम है सिंबॉलिक है, जैसे डस्ट ऑफ स्नो पोम जो है आपके 10th क्लास की ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी की है, वो भी एक सिंबॉलिक पोम है, वैसे ही फायर एंड आइस भी एक सिंबॉलिक पोम है। नाउ व्हाट इज सिंबॉलिक? सिंबॉलिक का मतलब है ये जो फायर एंड आइस है ना, सिर्फ आग और बर्फ के बारे में नहीं है कि पूरे हम जो है कविता में आग और बर्फ के बारे में पढ़ेंगे। ये बेसिकली एक मेटाफर है, एक तुलनात्मक चीज बता रहे हैं कि कैसे फायर और आइस को सिंबल लिए गए हैं, जिससे वो कोई 2 बहुत ही गहरी बातें बताना चाहते हैं ह्यूमन नेचर की, ह्यूमन क्वालिटीज की। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको पोएम का स्टोरी लाइन दे देती हूँ। अच्छा, अगेन पोएट का नाम आप यहाँ पे जरूर नोट डाउन करके रख सकते हैं। कौन है पोएट? अब तो मुझे लग रहा है इनका नाम जो है ना लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा आप लोगों को। कौन है पोएट? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, थोड़ा सा पहले आइडिया सुन लो, फिर एक्चुअल एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। चलो, फायर एंड आइस क्या होता है? आग और पानी। तो इस कविता का जो मेन थीम है वो इस पे है कि ऐसा लगता है कभी ना कभी जब दुनिया का शायद अंत होगा,
नाउ दीज आर थिंग्स विच नो वन इज श्योर अबाउट, है ना, साइंटिस्ट हैं, ये है, सबकी रिसर्च चल रही है, काफ़ी रिलीजन्स में कुछ कुछ लिखा है, लेकिन एक ऐसे ही जनरल आइडिया जब लगाते हैं कि कभी शायद अगर धरती या जो वर्ल्ड है, दुनिया का एंड होगा, तो दो मान्यताओं वाले लोग हैं। कौन सी दो मान्यताओं वाले? एक जो सेक्टर ऑफ पीपल है, इस कविता के अनुसार एक सेक्टर ऑफ पीपल ये मानता है कि जो पूरी दुनिया तबाह होगी ना, वो आग से हो जाएगी, यानी फायर से। फायर है, क्या करती है? गरम गरम आग होती है। आपने देखा होगा किसी भी चीज में आग लग जाती है तो वो कैसे जल के राख हो जाती है। यानी कभी आप देखोगे किसी की बहुत सुंदर शॉप होगी, लेकिन गलती से अगर कुछ फायर, है ना, ब्रेकआउट हो जाता है, तो क्या होता है? पूरी दुकान एकदम सड़ी सी हो जाती है, एकदम जल जाती है। तो एक सेक्शन के लोगों का ये मानना है कि फायर से, यानी आग से जो है दुनिया तबाह हो जाएगी। एंड जो दूसरे टाइप के लोग हैं वो मानते हैं आइस से। आइस यानी बर्फ। अब बर्फ एक टाइम तक तो ठंडी लगती है, लेकिन ईच वन ऑफ यू नो, आप बहुत देर तक जो है बर्फ को हाथ में नहीं ले सकते, या पूरा बर्फ के अंदर फ्रिज के अंदर बैठ जाओ इतनी देर तक, तो क्या होगा? जम जाते हैं। तो एक सेक्शन ऑफ पीपल का ये मानना है दैट बिकॉज ऑफ आइस दिस वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रॉयड, पूरा डिस्ट्रक्शन हो चुका होगा इस दुनिया का आइस की वजह से। ठीक है, अब आप ये सोचोगे मैम बर्फ और ये जो है हमारी फायर, इसका क्या तात्पर्य है? सो मैं आपको क्लियरली बताऊं, यहाँ पे जो कवि हैं, जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, उन्होंने बताया है कि फायर सिर्फ फायर को नहीं दर्शा रहा है, यानी आग जो है सिर्फ आग को नहीं दर्शा रही है, ये एक्चुअल में दर्शा रही है ह्यूमंस के, यानी इंसानों की जो डिजायर होती है। डिजायर यानी इच्छाएं। हर दिन हर पल किसी न किसी चीज की इच्छा की वजह से ही तो हम इस जीवन में भटक रहे हैं, है ना। सामने वाले को देखा, हम कैसे चलते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, बोले मैम इतना कुछ तो नहीं चाहिए हमें, लेकिन कुछ ना कुछ, अभी अगर एग्जाम है तो हमको जो है 11th में ये बन जाए तो हमें ये चाहिए, है ना। पेरेंट्स से करता है ना डील कि अगर मैं फर्स्ट आ गया तो मुझे ये दिला के दीजिए, या मुझे ये चाहिए। अच्छा, मेरे दोस्त के जो है नया मोबाइल खरीदा है तो मुझे भी एक इच्छा है, मुझे ये चाहिए, या बड़ा घर चाहिए, बंगला चाहिए। छोटी से बड़ी बड़ी इच्छाएं होती रहती हैं। डिजायर से ही तो हम सब घिरे हैं, और कभी ना कभी वो हम पे इतनी हावी हो जाती हैं कि हम अगेंस्ट हो जाते हैं अपने खुद के ही लोगों के। कि कभी अगर हमारे पेरेंट्स हमें कुछ नहीं दिला पा रहे हैं तो हम कैसे हो जाते हैं कि ये इच्छा मेरी पूरी नहीं की, मैं तो बड़े होऊंगा, ऐसा बनूंगा, तब मैं अपनी ये सारी इच्छाएं पूरा करूंगा या करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आग को किसे दर्शाया गया है? डिजायर। आग को कहा गया है कि आग सिर्फ आग नहीं है, ये डिजायर है, यानी इंसान की जो इच्छाएं हैं वो आग से कम नहीं है। जैसे आग किसी भी चीज को भस्म कर सकती है, पूरा का पूरा जला सकती है, वैसे ही इंसान की जो इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, वो भी इंसान को कभी ना कभी बहुत ज्यादा भस्म कर सकती है, यानी जला सकती है, राइट। एंड देन आता है आइस। अब आइस इज नॉट ओनली आइस ओवर हेयर। आइस से कभी कहना चाहते हैं कि एक चीज और जो बहुत ही खतरनाक है वो है हेट्रेड। हेट्रेड का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से नफरत करना, एक दूसरे से जलना। ये सारी जो होती है ना चीजें, ये डिसक्वालिटीज जो होती है, ये हमारे कहीं ना कहीं रिलीजन्स में भी लिखी गई हैं, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स में भी, कि लोगों से ईर्ष्या करना, है ना, और बहुत ज्यादा इच्छाएं। तो ये कैसी है? जैसे बर्फ जो है ना, बर्फ का मतलब क्या होता है? कोल्ड। आपने एक इंग्लिश में वो सुना होगा फ्रेज, एज कोल्ड एज आइस, एज कोल्ड एज आइस, ही इज एज कोल्ड एज आइस। यानी कोई इंसान अगर बहुत ही निर्दयी होता है, जिसे कोई फीलिंग्स नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं कि यार ये तो बर्फ की तरह ठंडा है। क्यों? क्योंकि जब आप बर्फ हाथ में ले लेते हो ना तो आपका वो एरिया सुन्न हो जाता है। कभी आपने देखा है बहुत देर बर्फ हाथ में रखो तो वो एरिया ही सुन्न हो जाता है। तो वैसे ही कहा गया है, नफरत जो है ना, एक दूसरे से नफरत या ईर्ष्या करना, ये इंसान को जो है बर्फ की तरह बना देती है। तो आइस का सिंबल क्या है? यहाँ हेट्रेड से बताया गया है। ठीक है, क्लियर है? तो ये थोड़ा बेसिक आइडिया है हमारी पोएम का कि फायर एंड आइस क्या बताता है। नाउ लेट्स फाइनली बिगिन विद द स्टैंजास। सो लेट्स रीड द फर्स्ट स्टैंजा। पहले हम क्या करेंगे बता देती हूँ, पहले हम पूरा स्टैंजा पढ़ लेंगे, ठीक है, और जो है इसमें जो कहना चाह रहे हैं कभी वो समझेंगे, एंड एट लास्ट जो है हम हमारे पोएटिक डिवाइसेस जो है, राइम स्कीम है, उसे पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. तो अब शुरुआत करते हैं, कवि कहते हैं सम से। सम यानी मैंने कहा ना, यहाँ दो सेक्शन में लोगों को बांट दिया गया है। तो कवि कहते हैं कुछ लोग ऐसा कहते हैं
कि दुनिया का जब भी यानी मान लो अंत आएगा, जब दुनिया खत्म होगी तो वो किस में खत्म होगी? फायर यानी आग की वजह से सब जल के राख हो जाएगा। सम से इन आइस, सम यानी वो जो फर्स्ट टाइप के लोग हैं, एक ग्रुप वो कहेगा कि फायर से मर जाएंगे, और दूसरा ग्रुप क्या कहता है कि नहीं नहीं पूरी दुनिया जम जाएगी, एकदम माइनस में टेम्परेचर चला जाएगा और बर्फ से कपकपाते हुए सब मर जाएंगे। ठीक है, नाउ यहाँ पे तो कवि अपना थॉट डालते हैं, क्या कहते हैं? फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। आई कौन है यहाँ? पोएट खुद के लिए कह रहे हैं। कहते हैं जो मैंने डिजायर का स्वाद लिया है। अब स्वाद लेने का मतलब डिजायर को एक्चुअली में आप खा तो नहीं सकते, तो वो कहते हैं जितना मैंने इच्छाओं को गौर से देखा है, टेस्टेड यानी क्योंकि वो भी इंसान है, उन्होंने भी देखो, जब आप स्पिरिचुअलिटी में जाते हो ना, आप यही चीजें देखते हो। आप कभी भी इफ यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन, तो आपको यूजुअली क्या सिखाया जाता है कि आप बाहर दुनिया की गलतियां देखना, या ये नहीं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं। हम जीवन भर क्या करते हैं? दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं ना, इसने ये कर दिया, इसकी ये गलती है, उसका ये, हर जगह कहीं ना कहीं गलती ढूंढ ही लेते हैं, है कि नहीं? लेकिन आप इंट्रोस्पेक्शन कब करते हैं? जब आप अपने अंदर झांक के देखते हो यार मेरे में क्या कमियां हैं, मैंने क्या गलत किया है, मैंने किसे दुख दिया। तो यहाँ कवि वही कहते हैं कि मैंने जितना ऑब्जर्व किया है अपनी इच्छाओं को, ये जो ह्यूमन क्वालिटीज है जैसे डिजायर हो गई, तो उससे मुझे लगता है आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। आई होल्ड विथ का मतलब है मैं उनसे सहमत हूं। होल्ड विथ यानी पकड़ के रखना नहीं, होल्ड विथ का है कि मैं इनकी बात पे स्टैंड करता हूं, उनकी बात पे सहमत हूं जो किसे फेवर करते हैं। फेवर यानी साथ देना, जो किसका साथ देते हैं? फायर। तो क्लियरली ये समझ आता है कि कवि फायर को किससे कंपेयर कर रहे हैं? डिजायर। कि जैसे आग सब कुछ जला देती है, वैसे ही इंसान की अनंत इच्छाएं। भटक क्यों रहे हैं हम इस धरती पे? भाई क्योंकि हमें इच्छाएं हैं, हमें ये भी करना है, घूमना फिरना भी है, दुनिया भी देखनी है, सब करना, एंजॉय करना है। भाई शादी करने हैं, बच्चे होंगे, फिर फैमिली होंगे, परेशान भी होते हैं, इंसान परेशान भी होता है, लेकिन सब बोलता है कि हमको जीवन में जो है सब एक्सपीरियंस करना है। तो ये इच्छाएं जो है ना हमारी खत्म नहीं होती है। जैसे छोटी सी इच्छा हो गई, हम बाहर गए, आज ये खाने की इच्छा हो रही है, चलो अभी तो मुझे मीठा खाना है, अभी मुझे तीखा खाना है, अच्छा अभी मुझे घूमने जाना है। तो कितनी छोटी 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 इच्छाओं से बड़ी बड़ी इच्छाएं बनती जाती है ना। जब हम छोटे होते हैं कितनी मामूली सी इच्छा होती है कि पापा एक चॉकलेट दिला दे, तो इच्छा खत्म हो गई। अब हमें लगता है कि नहीं नहीं हम तो चॉकलेट का स्टोर ही खोल देंगे, फिर कहेंगे नहीं नहीं हम तो मिलीनियर बन जाएंगे, बिलीनियर। तो धीरे धीरे इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, और जितनी इच्छाएं बढ़ती हैं उतने ही अंदर से आपको जो है वो जलाती रहती है। क्यों? क्योंकि आप निरंतर उसी ख्याल में रहोगे, मुझे ये इच्छा पूरी करनी है अपनी, तो मैं पूरा दिमाग आपका वही काम करता रहेगा कि कैसे मैं इस इच्छा को अपनी पूरी कर लूं। राइट, अब उसके लिए आपको शायद कुछ भी रास्ता लेना पड़े। राइट, तो ये इच्छाएं जो है ना, इंसान का डिजायर है ना कहीं उन्हें ही जला के अपने आप ही खत्म कर देगा। तो कवि यही कहते हैं कि जो लोग मानते हैं कि फायर से खत्म हो जाएगी दुनिया, सही कहते हैं, क्योंकि ये फायर किसके तौर पे है? एक्चुअल में आग की बात नहीं है। एक्चुअल में क्या है? जो इंसान की डिजायर है, उनकी इच्छाएं हैं, है ना, कि हम जो इच्छा करते हैं वो उन्हें राख कर सकती है। क्लियर है? बात समझ आया कि कवि इस पर्टिकुलर फर्स्ट स्टैंजा में क्या कहना चाहते हैं। एंड बात इनकी बहुत डीप है। मैं हमेशा कहती हूँ इंग्लिश लिटरेचर काफ़ी मज़ेदार होता है, क्योंकि आपको यहाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं, आपको सीखने को मिलता है। राइट, एंड दिस इज दैट एज, बोलते हैं ना इंसान की एक मोल्डिंग एज होती है। यहाँ आपने जो शेप ले लिया, फिर आगे आपको तय कर सकते हो कि व्हाट यू आर इन लाइफ, इजंट इट? तो यहाँ आपको करेक्ट चीज़ें सीखनी है। सो जो डिज़ायर के बारे में बताया गया है, देखो किसी चीज़ का सोचना बुरा नहीं है, जीवन में कुछ करना, इसका मतलब बोलो मैम हम तो बैठ जाएं हाथ पैर धर के, नहीं। कोई चीज़ करना एक ड्यूटी की तरह, हाँ भाई हम जीवन में आए हैं, हमें सब करना है, पढ़ाई करनी है, कुछ कमाना है, पेरेंट्स के लिए करना है, दैट इज गुड, दैट इज पॉजिटिव वे में अच्छा है। लेकिन इच्छाएं करना बहुत ज़्यादा इज नॉट गुड, क्योंकि इच्छा कभी खत्म नहीं होती। आपने सोचा आज मैं एक नया फ़ोन लूँ, बेटा 15 दिन बाद कंपनी नया फ़ोन लॉन्च कर देगी, फिर तुम्हें उसकी इच्छा होगी। तो ये अनंत है, यानी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जो है, संसारी दुनिया, ये अनंत है, चलती जाएंगी। आप एक चीज़ खरीदोगे 100 और आ जाएंगी मार्केट में। सो डिजायर क्या है? फायर की तरह है। और कवि कहते हैं कि मैं सहमत हूं जो किसको फेवर करें? फायर को। तो अगर ये बात समझ आई है तो फटाफट से हम इसका अनुवाद पढ़ते हैं। कवि कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि विश्व का अंत अग्नि यानी तृष्णाओं से, अग्नि का बेसिकली क्या है? तृष्णा से ऊपर है ना, अग्नि से होगा। जबकि कुछ अन्य कहते हैं कि इसका अंत बर्फ, बर्फ किसका प्रतीक दिया है? घृणा का, यानी एक दूसरे से नफरत करने का, घृणा से होगा।
क्योंकि मैंने तृष्णाओं का स्वाद चख लिया है, कवि कहते हैं क्योंकि मैंने ये तृष्णाएं जो हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, डिजायर हैं, इसका स्वाद मैंने चख लिया है। मैं एक्सपीरियंस करके देख चुका हूं कि कितनी बेचैनी होती है जब अंदर जीवन में इच्छाएं चलती रहती हैं। तब तक चैन से नींद नहीं आती, पता है कि आप उसी इच्छा में डूबे रहते हो ना, ये चाहिए, ये नहीं मिला तो दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो कवि कहते हैं चूंकि मैंने तृष्णाओं का स्वाद लिया है, इसलिए मैं उनका समर्थन करता हूं जो अग्नि द्वारा विश्व के अंत के पक्षधर हैं। ठीक है, क्लियर हुई ये बात? चलिए अब आते हैं हम आगे नेक्स्ट स्टैंजा पे। लास्ट में मैंने कहा ना, लास्ट में देखेंगे पोएटिक डिवाइसेस, पहले इस नेक्स्ट स्टैंजा को समझते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। सो इस स्टैंजा से कवि का क्या मतलब है? अब वो कहते हैं पहले में तो उन्होंने फायर की बात कर ली, ठीक है, अब मुझे लगता है क्योंकि मैंने जो है तृष्णाओं को, मैंने इच्छाओं को बहुत गौर से देखा है, तो मुझे लगता है फायर के सपोर्ट में जो है कि धरती जो है फायर से उसका अंत होगा। फिर कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ, लाइक इन केस, दिस इज ऑल इमेजिनरी, दिस इज नॉट कि होने वाला है, इमेजिनरी होता है ना, कि अगर ऐसा हुआ, इफ कहा है उन्होंने कि बट इफ, अगर ऐसा हुआ, इट हैड टू पेरिश, यहां इट किसके लिए कहा गया है? वर्ल्ड के लिए, है ना। If it had to perish, what is the meaning of perish? Know the meaning of perish. Perish का मतलब होता है डिस्ट्रक्ट होना, डिस्ट्रक्ट यानी तबाह होना, है ना, नष्ट होना, अंत आना। तो कवि कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ, चलो पहली बार तो अग्नि से मर रहे हैं, लेकिन अगर इन केस ऐसा कोई भी इंस्टेंस आता है कि 2 बार दुनिया का अंत आना होगा, है ना, ट्वाइस यानी 2 बार, कि अगर 2 बार दुनिया का अंत आना होगा, तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। तो आई यानी कवि कहते हैं मुझे पता है कि मुझे इनफ यानी मुझे पर्याप्त हेट यानी नफरत, घृणा के बारे में भी पता है, क्योंकि मैंने अपने जीवन काल में उसे भी फेस किया है। सो वो कहते हैं टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, तो ये कहना कि तबाही करने के लिए आइस इज ऑल्सो ग्रेट, तो बर्फ भी बहुत महान है, एंड वुड सफाइस, सफाइस का मतलब होता है, सफिस का मतलब होता है इनफ, इनफ होना यानी पर्याप्त होना, है ना। तो कहते हैं तो बर्फ भी कम नहीं है ना, जितनी ही आग खतरनाक है उतनी ही बर्फ है। तो कहते हैं तबाही मचाने के लिए यानी फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड सफाइस, यानी कहते हैं आइस जो है वो भी पर्याप्त है इस पूरी धरती को, इस पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए। तो इन दी सेकेंड स्टैंजा कवि क्या कहते हैं, जितनी खतरनाक हमारी इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, उतनी ही खतरनाक है किसी से घृणा करना, किसी से नफरत करना, कि ये इंसान तो कितना बेकार है। हम कभी कभार अपने कितने भाव बिगाड़ देते हैं। देखो जीवन में क्रिया से ज्यादा मैं मानती हूँ, क्रिया अपनी जगह पे है, लेकिन आपके अंदर जो भाव होते हैं ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आपने अंदर से अगर किसी के लिए बुरा सोचा है, आप सोचते हो कि नहीं, आपको नफरत हो जाती है कुछ लोगों से कि ये तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद क्योंकि उन्होंने शायद आपका कुछ बुरा कर दिया, तो ये घृणा, ये नफरत, एक दूसरे से जेलसी करना कि ये तो कितना बुरा है। चाहे आप स्कूल में हो, कोई आपको इंसान नहीं पसंद, आप बड़े होगे, बिजनेस करोगे, जॉब करोगे, राइट, तो जीवन में ऐसे हजारों लोग मिलेंगे, किसी को पता है कि ये वाला रिश्तेदार नहीं पसंद हमको। तो नफरत जो है ना, एक दूसरे से नफरत, ये जो देश हैं आपस में लोग एक दूसरे से, धर्म के लोग नफरत करते हैं, तो बोलते हैं ये नफरत भी है ना, ये बर्फ की तरह है। क्यों? क्योंकि ये आपको अंदर से खोखला कर देती है, हार्टलेस बना देती है। एज कोल्ड एज आइस का मतलब क्या होता है? निर्दयी हो जाना, है ना। तो ये जब नफरत सवार हो जाती है ना सर पे, तो इंसान कुछ नहीं सोच सकता है, फिर सिर्फ तबाही होती है, क्योंकि हम नफरत में सामने वाले का हमेशा बुरा ही सोचते हैं। तो सोचो अगर यहाँ पे 2 इंसान हैं, अगर एक को नफरत है, ये सोचेगा इसका बुरा हो, ये सोचेगा इसका बुरा हो, तो अल्टीमेटली क्या होगा? हम अपना ही बुरा कर रहे हैं ना। ये तो 2 लोग हैं, ऐसे तो करोड़ों लोग हैं दुनिया में, राइट। तो दैट इज व्हाट द पोएट इज ट्राइंग टू से, दैट if the world had to perish twice, अगर दुनिया मान लो 2 बार तबाही होती, उसकी 2 बार अंत आता, तो मुझे इतना पता है, मैंने नफरत को भी बहुत अच्छे से देखा है, बहुत सहा है ना, बहुत ज्यादा मुझे जो है नॉलेज है उसके बारे में। तो अगर ये कहा जाए कि डिस्ट्रक्शन के लिए, तबाही के लिए बर्फ भी बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही खतरनाक है एंड पर्याप्त है। ऑलराइट, क्लियर हुई पॉइंट? सो अगेन हम एक बार फटाफट से अनुवाद पढ़ लेते हैं। कवि कहते हैं कि लेकिन यदि संसार को 2 बार नष्ट होना पड़े, तो मैं सोचता हूं कि मैं घृणा को पर्याप्त रूप से जानता हूं, इसलिए कह सकता हूं
कि विनाश के लिए बर्फ भी महत्वपूर्ण और पर्याप्त रहेगी, यानी आइस से भी डिस्ट्रक्शन हो सकता है। तो कितनी डीप मीनिंग वाली, लेकिन इतनी छोटू सी, यानी 2 स्टैंजा में उन्होंने एक जीवन की बहुत बड़ी सीख हमें दे दी है कि हमें अपने डिजायर्स को और अपनी हेट को हावी नहीं होने देना होता है। देखो, नॉर्मल ह्यूमन नेचर होता है, कभी कभार ये चीज़ें हमारे दिमाग में आ जाती है, आप बंद नहीं कर सकते, लेकिन आप मन पे काबू तो पा सकते हो ना। आपको मन दिखाएगा ये आपको इंसान पसंद नहीं है ये, लेकिन आप सुनो नहीं उसकी, आप उस चीज़ को नज़रअंदाज करो, आप अपनी लाइफ का जो है कंट्रोल अपने हाथ में रखो, राइट। तो अगर ये चीज़ें आप पे हावी नहीं होंगी, देन यू विल बी एबल टू लिव इन अ बेटर वर्ल्ड। ओके, सो क्वाइट इंपॉर्टेंट, दिस वाज एज अ पोएम, एंड नाउ इट इज़ हाई टाइम कि हम जो है इसका पोएटिक डिवाइस, यानी जो इसमें लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ किए गए हैं उनकी बात करते हैं। तो बिगिनिंग विद द पोएटिक डिवाइस, सबसे पहला पोएटिक डिवाइस हम यहाँ पे देखेंगे। तो क्लियरली जब आपको दिख रहा है हम शुरू कर रहे हैं इस लाइन को, क्या आया है, सम से। सम से यानी हमें वर्ड्स काफी ज्यादा इनिशियल लेटर रिपीट होते हुए दिख रहे हैं। तो पहला हम क्या लेंगे, एलिटरेशन। ओके, आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे, देखिए एलिटरेशन क्या होता है मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जब भी कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स यानी आसपास वाले शब्दों का इनिशियल लेटर पहला अक्षर सेम हो तो उसे हम क्या कहेंगे, एलिटरेशन। जैसे सम और से आसपास है वर्ड और इनका पहला लेटर सेम है, तो ये क्या शो करता है, एलिटरेशन। ए लिख दे रही हूं मैं ना, यहाँ ए डबल एल लिख देती हूँ, एलिटरेशन। और आगे देखो, सम से द वर्ल्ड विल, वर्ल्ड विद में डब्ल्यू और डब्ल्यू सेम है, दिस इज ऑल्सो एलिटरेशन। द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से, अगेन सम से आया है, एलिटरेशन। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. Favor fire यानी FF, तो ये भी हो गया हमारा alliteration। तो क्लियरली हमें समझ आ रहा है यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच या यूज किया गया है alliteration। क्लियर है? चलिए, बहुत ही बढ़िया। इफ दिस इज क्लियर तो आते हैं हम हमारे नेक्स्ट पे, दैट इज व्हाट इज द राइम स्कीम। राइम स्कीम बता चुकी हूँ, राइम क्या होती है, जो वर्ड्स राइम करते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो जब भी आपकी कविता की, आपकी स्टैंजा की जो लाइन का आखिरी वर्ड है उसमें जो साउंड आता है, जो मात्रा आती है, अगर वो रिपीट हो रही है तो उसे हम राइम स्कीम कहते हैं। जैसे इसको पूरा हटाते हैं, देखो, बस मेरे साथ आखिरी वर्ड देखना। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कैसा साउंड है, फायर, यर का साउंड आ रहा है लास्ट में, फायर। सम से इन आइस, तो ये कैसा साउंड है, आइस, स का साउंड है, ठीक है। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, कैसा साउंड आया लास्ट में, यर का, ठीक है। एंड देन आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, फिर से आ गया यर। तो सिंपल सा काम आपको क्या करना है, राइम स्कीम में हम डिनोट करते हैं लेटर से, यानी किसी चीज को डिनोट करना होता है ना, जैसे मैथ्स में आप एक्स वाई लेते हो, वेरिएबल्स एक्स वाई जेड, तो वैसे हम यहाँ ए बी सी डी लेंगे। तो आप मुझे बताओ, यर को मैंने नाम दे दिया ए, ठीक है, मैंने स्कीम दे दी ए। अब स और यर सेम है क्या, बोलो नहीं, तो मैम इसको हम नया नाम दे देंगे, दैट इज बी, ठीक है। अब यर और यर तो सेम है, तो सेम चीज को सेम नाम दे दें, परफेक्ट, ए दे दिया। यर और यर सेम है, फिर से मैंने क्या नाम दे दिया, ए दे दिया। तो अब आप राइम स्कीम यहाँ पे कैसे बता सकते हैं, आपसे पूछते हैं, अच्छा क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम में कि राइम स्कीम क्या है इस पोएम की या इस स्टैंजा की, तो आप कैसे बताओगे क्या है राइम स्कीम। इन सभी लेटर्स को सीक्वेंस से लाइन में लिख दो। पहले लिखो ए, फिर क्या है बी, फिर क्या है ए, एंड देन अगेन ए। सो दिस इज द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा। इस पर्टिकुलर स्टैंजा की राइम स्कीम क्या है, ए बी ए ए, ठीक है। यर स यर यर का जो साउंड आ रहा है उससे आपका राइम स्कीम जो है डिसाइड होता है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। चलिए, इफ दिस इज नोटेड देन फटाफट से हम आते हैं नेक्स्ट स्टैंजा पे और देख लेते हैं कि इसमें कोई फिगर ऑफ स्पीच यूज किया है। तो बट इफ इट हैड, तो आई और आई क्या हो रहा है, देखो आसपास वाले शब्दों का पहला लेटर सेम है, तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये एलिटरेशन, ठीक है। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। यहाँ पे और कहीं भी जो है एलिटरेशन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो अब हम फटाफट से आ जाते हैं किस पे, हमारी राइम स्कीम पे, ठीक है। इसकी राइम स्कीम देखते हैं कि सेम है या फिर पिछले स्टैंजा से अलग है। चलो, अब तो मुझे लगता है राइम स्कीम बाएं हाथ का खेल है।
इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, कैसा साउंड है? स का साउंड है। आई नो आई हैड इनफ ऑफ हेट, हेट में किसका साउंड है? ट का साउंड है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, ट्वाइस और आइस में कैसा साउंड है? स। इज ऑल्सो ग्रेट, ट का साउंड है। एंड वुड सफाइस, तो इसमें स का साउंड है। तो इसमें कैसा जाएगा हमारा राइम स्कीम? स को मैंने लेटर दे दिया ए, अब ट तो अलग है, बी दे दिया। स देखो, स फिर से सेम है, तो मैं क्या लेटर दे दूंगी? ए। देन अगेन ट क्या था? बी था, एंड देन स आ गया ए। तो इंटरेस्टिंग सी राइम स्कीम है। कैसी राइम स्कीम है ये? ए बी ए। सो दिस इज द राइम स्कीम ऑफ सेकंड स्टैंजा, एंड ये फर्स्ट स्टैंजा से अलग है। तो आप ये मत सोचना कि पूरी पोएम में सेम राइम स्कीम होगी, हर स्टैंजा की राइम स्कीम अलग हो सकती है, जो कि आपने सामने सामने देखा है। क्लियर है राइम स्कीम? चलिए, वंडरफुल। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉय दिस सेशन एंड इस ब्यूटीफुल पोएम से आपको काफ़ी कुछ जो है सीखने को मिला होगा। उम्मीद करती हूँ मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ आया है। तो मिलते हैं हम हमारे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।